5 साल बाद मैं अपने गांव लौट रहा था। चाचा ने कई बार फ़ोन करके मुझे बुलाया था। उन्होंने कहा था, बहुत दिन हो गए बेटा, अब वापस आ जाओ। मुझे नहीं पता था कि यह सफ़र मेरी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। कितना बदल गया होगा गांव। पता नहीं चाचा कैसे होंगे। बेटा कहाँ जा रहे हो अकेले? अपने गांव जा रहा हूँ बाबा, बहुत सालों बाद। कौन सा गांव? रामगढ़, सिवनी के पास। गांव का नाम सुनते ही बूढ़े आदमी का चेहरा बदल गया। उसके हाथ कांपने लगे और उसकी माला रुक गई। रामगढ़? तुम वहाँ किसके घर जा रहे हो? अपने चाचा के घर। क्यों बाबा, क्या हुआ? एक बात याद रखना बेटा, सूरज डूबने से पहले गांव में पहुंच जाना, और रात को अगर कोई तुम्हें आवाज दे तो पीछे मुड़कर मत देखना। बाबा आप भी ना। मैंने बूढ़े आदमी की बात को मजाक समझ लिया। मुझे क्या पता था कि मेरी यही गलती मुझे बहुत भारी पड़ने वाली थी। आर्यन बेटा, इधर आ। वो आवाज़ बिल्कुल मेरी माँ जैसी थी, लेकिन मेरी माँ को गुजरे हुए 7 साल हो चुके थे। ये किसकी आवाज थी? मुझे अचानक ट्रेन वाले बाबा की बात याद आ गई और मैं बिना पीछे मुड़े तेजी से आगे बढ़ने लगा। चाचा चाचा, मैं आ गया। घर का दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन अंदर धूल जमी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से यहाँ कोई नहीं आया हो। घर के अंदर अजीब माहौल था, चारों तरफ धूल जमी हुई थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी मुझे लगा कि शायद पड़ोस में रहने वाले लोग चाचा के बारे में कुछ जानते हों। मैं घर से बाहर निकला और पड़ोस वाले घर की तरफ बढ़ गया। तभी एक महिला घर से बाहर आई। जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। तुम कौन हो? मैं आर्यन हूँ। मैं अपने चाचा के घर आया हूँ। तुम्हारे चाचा के घर? हाँ, उन्होंने ही मुझे फोन करके यहाँ बुलाया था। मेरी बात सुनकर वह महिला कुछ पल तक मुझे देखती रही। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। बेटा, तुम्हें किसी ने गलत जानकारी दी है। तुम्हारे चाचा को गुजरे हुए 3 साल हो चुके हैं। उसकी बात सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, अगर चाचा 3 साल पहले ही मर चुके थे। उस रात मैं डरा, सहमा घर के अंदर वापस गया, दरवाजा बंद किया, पर रात ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। दरवाजे पर कोई खटखटाता, खिड़की पर एक परछाई नजर आती और लालटेन की लौ बार बार बुझती, जलती रही। एक कमरे में मुझे पुराने खत और एक डायरी मिली चाचा की अपनी लिखावट में, जिसमें लिखा था कि गांव हर पीढ़ी में एक को वापस बुलाता है, और इस बार बारी मेरी थी। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक इशारा था, सच सीढ़ी के नीचे वाले कमरे में छुपा है। मैं लालटेन लेकर वहां पहुंचा। बरसों से बंद, जंग खाए ताले वाले दरवाजे को जोर लगाकर खोला। अंदर पूरी दीवार पुरानी पेंटिंग्स और तस्वीरों से भरी थी। गांव के पुराने मेले, वही पीपल का पेड़, कुछ अनजान चेहरे। एक एक करके मैं उन्हें देखता गया, हल्की राहत महसूस करते हुए कि शायद ये बस पुरानी यादें हैं। फिर मेरी नजर सबसे कोने में टंगी, सबसे पुरानी और मैली तस्वीर पर पड़ी काले फ्रेम में कैद। धूल हटाई तो देखा, गांव के 5-6 लोग पीपल के पेड़ के सामने खड़े थे और बीच में एक औरत जमीन पर बैठी थी, हाथ बंधे हुए। और उसी तस्वीर के पीछे धुंधले अंधेरे में एक बच्चा खड़ा दिखा, जिसका चेहरा बिल्कुल साफ था। वो चेहरा मेरा था, हूबहू मेरा, उसी उम्र का जब मैं आखिरी बार बचपन में इस गांव आया था, जबकि उस वक्त मैं पैदा भी नहीं हुआ था। तस्वीर के पीछे कुछ लिखा था, स्याही लगभग मिट चुकी थी, सिर्फ एक अधूरा शब्द बचा था, वापसी। तभी बाहर हवा जोर से चलने लगी, कमरे का दरवाजा धड़ाम से खुल गया और लालटेन बुझ गई। अंधेरे में सिर्फ मेरी अपनी सांसों की आवाज बची थी। जितना मैं समझने की कोशिश करता, उतना ही उलझता जाता था। वो तस्वीर, वो चेहरा, मुझे जवाब चाहिए थे।
और सिर्फ एक ही इंसान था जो शायद सच बता सकता था, गांव का पुराना पंडित। अगली सुबह मैंने तय किया कि मुझे इस रहस्य का सच जानना ही होगा। तभी मुझे गांव के पुराने पंडित जी की याद आई। पंडित जी उस गांव के सबसे बुजुर्ग लोगों में से एक थे। गांव में होने वाली हर पुरानी घटना के बारे में उनसे बेहतर कोई नहीं जानता था। मैं जल्दी से उनके घर की तरफ चल पड़ा। कुछ ही देर बाद मैं उनकी छोटी सी कुटिया के सामने खड़ा था। मैंने दरवाजा खटखटाया। पंडित जी बाहर आए। जैसे ही उनकी नजर मुझ पर पड़ी, उनके चेहरे पर चिंता दिखाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें पहले से पता हो कि मैं वहां आने वाला हूं। मुझे डर था कि एक दिन ऐसा जरूर होगा। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अंदर आओ बेटा। मैं उनके सामने बैठ गया। पंडित जी ने अपनी पुरानी किताबों को एक तरफ रखा और मेरी तरफ देखने लगे। अब समय आ गया है कि तुम्हें सब कुछ सच सच बता दिया जाए। इसके बाद पंडित जी ने मुझे जो कहानी सुनाई, उसने मेरे होश उड़ा दिए। आज से 35 साल पहले इस गांव में कालिका नाम की एक औरत रहती थी। लेकिन एक दिन गांव वालों ने उस पर झूठा आरोप लगा दिया और उसे पीपल के पेड़ के नीचे मार डाला। मरने से पहले कालिका ने पूरे गांव को श्राप दिया था। उसने कहा था कि इस गांव का जो भी खून होगा वह एक दिन वापस जरूर लौटेगा और वह उसे अपने साथ ले जाएगी। तो क्या कल रात मुझे मेरी माँ की आवाज में उसी ने बुलाया था? हाँ बेटा, वह हमेशा उसी इंसान की आवाज का इस्तेमाल करती है जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो। लेकिन अगर मैं पीछे मुड़कर देख लेता तो क्या होता? अगर कोई एक बार पीछे मुड़कर उसे देख ले तो वो उसका चेहरा हमेशा के लिए अपने साथ ले जाती है। पंडित जी की बातें सुनकर मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। अब मुझे ट्रेन में मिले बूढ़े आदमी की बातें याद आने लगी थी। अब मुझे सब कुछ समझ में आने लगा था। कल रात जो आवाज मुझे मेरी माँ के रूप में बुला रही थी, वो कोई और नहीं बल्कि कालिका थी, क्योंकि वो हमेशा उसी इंसान की आवाज में बुलाती थी जिससे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। मैंने अपनी जेब से वो पुरानी तस्वीर निकाली और पंडित जी को दिखा दी। तस्वीर में एक बच्चा दिखाई दे रहा था जिसकी शक्ल बिल्कुल मेरी जैसी थी। पंडित जी, ये बच्चा मेरी तरह क्यों दिख रहा है? तस्वीर देखते ही पंडित जी का हाथ कांपने लगा। वो कुछ देर तक चुप बैठे रहे, जैसे वो मुझसे कोई बहुत बड़ा सच छिपा रहे हों। क्या हुआ? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? ये बात अभी रहने दो बेटा, पहले आज रात वाला काम पूरा करना जरूरी है। पंडित जी अपनी पुरानी अलमारी के पास गए और धूल से भरी एक किताब निकालकर उसके पन्ने पलटने लगे। अब सिर्फ माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। कालिका अब सिर्फ एक आत्मा नहीं रही है, वो एक बंधन बन चुकी है। बंधन? कैसा बंधन? वो कुएं के पानी और पीपल की जड़ों से बंधी हुई है। उसे तोड़ने के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत होगी। कौन सी 3 चीजें? पहली, उसका असली नाम। दूसरी, कुएं का वो पानी जिसमें उसकी परछाई कैद है। और तीसरी, एक ऐसा शीशा जिसमें उसकी असली शक्ल दिखाई दे सके। इसके बाद हम दोनों गांव के पुराने मंदिर की तरफ निकल पड़े। मंदिर कई सालों से बंद पड़ा था। उसकी दीवारें टूट चुकी थीं और चारों तरफ धूल और मकड़ी के जाले फैले हुए थे। पंडित जी लालटेन लेकर आगे चल रहे थे और मैं उनके पीछे पीछे चल रहा था। मंदिर के अंदर एक पुरानी और टूटी हुई घंटी टंगी हुई थी। हमने उस पर लिखे शब्दों को पढ़ने की कोशिश की। ली अंधी। यही उसका असली नाम है। मंदिर से निकलने के बाद हम गांव के पुराने कुएं के पास पहुंचे। लालटेन की मध्यम रोशनी में कुएं के अंदर झांकना भी डरावना लग रहा था। कई सालों से पानी के अंदर पड़ा एक पुराना शीशा दिखाई दे रहा था। बहुत कोशिशों के बाद हमने उस शीशे को बाहर निकाल लिया। आज अमावस्या की रात थी। आसमान में काले बादल छा चुके थे। मौसम किसी बड़े तूफान का संकेत दे रहा था। आज हमारे पास सिर्फ एक मौका है। अगर हम असफल हो गए तो कालिका को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। ये कोई साधारण पूजा नहीं थी, ये समय के खिलाफ एक लड़ाई थी। बारिश शुरू होने से पहले हमें कालिका का असली नाम पुकार कर उसे हमेशा के लिए बांधना था। रात होते ही हम सब पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच गए। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। पंडित जी ने जल्दी से कुएं का पानी पीपल की जड़ों में डाल दिया और शीशे का टुकड़ा एक पत्थर पर रख दिया। अचानक बिजली चमकी और उसी पल शीशे में एक धुंधली औरत की शक्ल दिखाई देने लगी। उसकी आंखें जल रही थी। पूरा माहौल बदल चुका था। पेड़ की डालियां अपने आप हिल रही थीं और बारिश का पानी हवा में उल्टा उड़ रहा था। आर्यन बेटा, पीछे मुड़कर देखो, मैं यही हूँ।
चाचा की आवाज सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं पीछे मुड़ने ही वाला था। मत मुड़ना आर्यन, उन्होंने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और घंटा मेरी तरफ बढ़ा दिया। जल्दी करो, उसका असली नाम पुकारो। मैंने कांपते हाथों से घंटा उठाया और आसमान की तरफ देखकर पूरी ताकत से चिल्लाया। शीशे में दिखाई देने वाली परछाई जोर से चीखी और शीशा हजारों टुकड़ों में टूट गया। अचानक हवा रुक गई और बारिश धीमी पड़ने लगी। कुछ पल के लिए चारों तरफ सन्नाटा छा गया। उस रात के बाद गांव में फिर कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। मैं शहर लौट आया और मुझे लगा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं अपने कमरे में इधर उधर टहल रहा था। तभी मेरे फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। कालिका खत्म नहीं हुई है। वो पीपल के पेड़ से निकलकर तुम्हारे साथ शहर आ गई है। वो धीरे धीरे तुम्हारा शरीर बदल रही है। तुम्हारे माथे का निशान उसी की निशानी है। अगली अमावस्या तक तुम आर्यन नहीं रहोगे। मेरे हाथ से फोन नीचे गिर गया। अगली अमावस्या में सिर्फ 18 दिन बचे हैं।